नी पेन या घुटनों में दर्द बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि हर घर में उसका एक पेशेंट मौजूद है। ठीक है, नी पेन के कारण बहुत सारे हैं। कुछ पेन जो है अर्ली फेज में स्टार्ट होते हैं, मतलब कि यंग पेशेंट्स में, जैसे कि 20, 30, 40 साल की उम्र में। और कुछ पेन ऐसे हैं जो कि करीब करीब 50, 60 की उम्र में जाके शुरू होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नी का पेन जो है वो बड़ा ही मिसनोमर सा है, और लोगों को ऐसा लगता है कि नी पेन छोटी मोटी वाले पेन तो होते ही हैं, उसके लिए डॉक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। घुटने में अगर आपको ऐसा दर्द है जो कि 1 हफ्ते या 1 महीने से ज्यादा है और आपको परेशान कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको नी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और उसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स है। एल्डरली एज ग्रुप जैसे कि 50, 60, 70 साल की उम्र में जो होते हैं, कंप्लीटली घुटने घिस जाने के कारण दिक्कत हो रही है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, घुटनों का घिस जाना। तो वो मोस्टली ओल्ड पेशेंट में होते हैं। यंग पेशेंट में अर्ली आर्थराइटिस, जिसको रोकने से हो सकता है कि वो नी रिप्लेसमेंट या नी की आर्थराइटिस के स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे ना पहुंचे। इसलिए नी पेन जब भी हो, अगर 1 हफ्ते या 1 महीने से ज्यादा है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। नी पेन में फिजियोथेरेपी दो तरह की होती है। एक थेरेपी होती है जिसमें कि हम मशीन से थेरेपीज देते हैं, अल्ट्रासोनिक IFT टेंस। मुझे लगता है उसका रोल होता है जब इनिशियल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, उस समय दर्द को हटाने के लिए उसका रोल है। सेकंड है एक्सरसाइजेस का। मुझे लगता है कि एक्सरसाइजेस को जैसे जैसे पेशेंट का मेजर पेन कम होता जाता है, वैसे वैसे स्टार्ट करने की जरूरत है। और हमेशा ही एक्सरसाइजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आपको अर्ली आर्थराइटिस, मतलब 20, 30, 40 साल की उम्र में घुटने का दर्द शुरू हुआ है, या आपके घुटने पूरे घिस गए हैं, तब भी आपको नी की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है नी की एक्सरसाइजेस जो है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करना। और इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर आपने टाइमली एक्सरसाइजेस करी हैं, तो हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइजेस है वो क्वाड्रिसेप्स, मतलब कि थाई के सामने वाली जो मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस, और VMO, वस्टस मीडियलिस ओब्लिकस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको सिर्फ पैर को लंबा करके अपने बिस्तर पे बैठना है या हार्ड सरफेस पे बैठना है। एक बॉटल या कॉटन का रोल या टॉवल का रोल घुटने के नीचे रखना है और उसको घुटने से दबाना है। इतनी सिंपल एक्सरसाइज है कि आप रात को बिस्तर पे जाने से पहले इसे कर सकते हो, सुबह उठने के बाद इसको कर सकते हो। इससे घुटने को नीचे दबाने से तौलियों को, तकिए को या पानी की बोतल को, तो उससे घुटने के अंदर वाली जो मसल है VMO, वो स्ट्रेंथन हो सकती है। इसको आप दबा के रखें या बार बार दबाएं और छोड़ें, दोनों ही चीजें कारगर है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, सिर्फ आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। बैठ के पैर को, पंजे, पूरे घुटने को सीधा करना, पैर को रोक के रखना 10 सेकंड के लिए, फिर रोक छोड़ देना। धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड रोक के रखना। इससे भी क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी होती है। तीसरी एक्सरसाइज है लेटे लेटे पूरे पैर को सीधा करके हवा में उठाना 30, 40 डिग्री, और उठा के रोक के रखना। एक्टिव SLR इसे बोलते हैं। इसको भी कर सकते हैं। इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर भी कर सकते हैं। सोचिए हम कहीं पे खड़े हैं, तो हम पैर को सीधा स्ट्रेच करके सामने की तरफ 30 डिग्री उठा के रखें, या साइड वाइज 30 डिग्री उठा के रखें, जिसे हिप एबडक्टर एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है 3 पिलर होते हैं सर्जरी में। एक होता है सर्जन, दूसरा होता है पेशेंट, और तीसरा होता है फिजियोथेरेपिस्ट। ये तीनों लोग अगर अच्छे से मिलके काम करें, तो हम रिजल्ट्स जो है लाजवाब, क्या बहुत अच्छे रिजल्ट्स नी रिप्लेसमेंट के ला सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं जैसे रनिंग, जॉगिंग वाली एक्टिविटीज जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कर सकता हूँ। मैं नीचे जमीन पे बैठ के पालती मार के बैठ बैठ के योगा कर सकता हूँ। मैं घुटने को फोल्ड करके नमाज वाली पोजीशन में जा सकता हूँ। मैं इंडियन टॉयलेट वाली सिचुएशन में बैठने की पोजीशन में जा सकता हूँ। मैं हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी खेल सकता हूँ। इवन मैं माउंटेन क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर मुझे करनी है, तो ये सिर्फ जोड़ा बदलने से नहीं होगा। जोड़ा बदलने के साथ, नी रिप्लेसमेंट के साथ, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और वो काम गाइड करने का जो है, वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो अगर एक सर्जरी को 100% सक्सेसफुल बनाना है, तो सर्जन अच्छा होना चाहिए, पेशेंट को भी बातें माननी है, और तीसरा फिजियोथेरेपिस्ट को अच्छा गाइड करना है अपने पेशेंट को, ताकि वो सारी एक्टिविटीज कर सके और सर्जरी को सक्सेसफुल बना सके। नी पेन से बचना बहुत ही
डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत लोगों को चोट लगने के कारण नी पेन होता है, तो चोट लगना बहुत डिफिकल्ट हाथ में होता है कि लोग रोक सके। बट इन जनरल नी पेन रोकने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने विटामिन डी को हाई रखना है हमेशा, कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट आपका रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपको परसिस्टेंट इशू इरिटेशन हो रही है, जैसे कुछ इरिटेशन मैं बताता हूँ, बहुत देर बैठ के खड़े होने में, फर्स्ट स्टेप लेने में दिक्कत शुरू हो गई है, सीढ़ी चढ़ने या उतरने में आपको दिक्कत हो रही है, या क्लिकिंग साउंड कट कट की आ रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि इस फेज में ट्रीटमेंट जो है अर्ली हो सकता है और अच्छा हो सकता है। बढ़िया टाइम क्या होता है, पेशेंट लेट पहुंचते हैं जिसके कारण नी पेन बढ़ जाता है। सो अगर आपको नी पेन से बचना है तो आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन डाइट हाई होना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है, एक्सरसाइजेस करनी है, और अर्ली फेज पे आपको डॉक्टर को दिखाना है ताकि आपका ये पेन परसिस्टेंट और परमानेंट ना बन जाए। स्पोर्ट्स इंजरीज को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्टिंग में जा रहे हैं तो आपको अपने कोच पे फोकस करना चाहिए। कोचिंग को कोच जितना अच्छा होगा वो आपको बताएगा कि आपको इंजरीज प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना है। जैसे सबसे पहला काम जो है वो है वार्म अप। किसी भी खेल से पहले आपको वार्म अप करना है, किसी भी एक्सरसाइज सेशन से पहले वार्म अप करना है, और वार्म अप करीब करीब 5 से 10 मिनट से लेकर आधे घंटे भी हो सकता है। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है अगर हम इंजरीज को बचाएं। सेकेंड चीज़ है कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे हमें इंजरीज बच सकती है। जैसे फुटबॉलर या क्रिकेटर को बहुत ज़रूरी है प्रोप्रायोसेप्शन, मतलब बैलेंसिंग वाले जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सीखना, ताकि सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स में उनके नी जॉइंट्स खराब ना हो जाए या उनमें इंजरीज ना हो जाए। तो इसलिए प्रोप्रायोसेप्शन या बैलेंसिंग जो एक्सरसाइजेस है उनका होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उनको एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो समझना है कि अगर छोटी मोटी कोई इंजरी हुई है तो इमीडिएटली आपको खेलना रुकना है। तो इंडिया में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई खेल रहा होता है वो अपनी सारी जान उसी मैच में लगा देता है, चाहे वो इंजर्ड भी हो। अगर इंजरी होती है तो आपको रुकना है, रेस्ट लेना है, क्योंकि छोटी इंजरी सबसे पहले होती है, उसके बाद कोई बड़ी वाली होती है। 90% मैंने देखा है पेशेंट्स को छोटी इंजरी होती है और वो कंटिन्यू खेलना कंटिन्यू करते रहते हैं। मैच के बीच में चोट लगी या मैच के बीच में कुछ हुआ तो रुके नहीं, क्योंकि उनको उस मैच को जीतना है और वो उनकी जिंदगी का आखिरी मैच बन जाता है। तो इसलिए समझना है कि अगर आपको इंजरी हुई है तो रेस्ट लेना जरूरी है, रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, कोच अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आपको गाइडेंस ऐसी मिलनी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी इंजरीज को बचा सके। एक्सरसाइजेस ऐसी करनी है जिसमें कि वेट ट्रेनिंग के साथ साथ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस भी एडेड है। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है कि अगर आपको कभी भी इंजरी हो गई है घुटने के अंदर, तो RICE, राइस राइस बोल के एक रेजिम होता है, उसको समझना है। R मतलब रेस्ट। जैसे ही आपको चोट लगी है आपको खेलना बंद कर देना है, इमीडिएट रेस्ट। ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ी देर और खेल लेता हूँ उसके बाद खेल के बाद बंद कर दो। चोट लगते ही छोटे से पोर्शन में ही रुक जाना है। सेकंड है आइसिंग, बर्फ की सिकाई करनी है उस एरिया में। किसी भी हालत में गर्म नहीं लगाना है, क्योंकि जितना आप गर्म लगाएंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, सूजन बढ़ती जाएगी और इंजरी बढ़ जाएगी। तो आपको आइसिंग लगा के उसको स्वेलिंग को कम करना है। सेकंड कंप्रेशन, क्रेप बैंडेज या बैंडेजिंग से आप उसको एरिया को दबाव बना सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं करना है, कंप्रेशन बैंडेजिंग की जरूरत है। एंड पैर को ऊंचा उठा के रख दें तकिए के ऊपर रेस्ट के लिए, ताकि एलिवेटेड रहे तो सूजन नहीं आएगी, सूजन कम होगी। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड अगर ऐसी इंजरी हो गई जिसमें कि नी जॉइंट पूरा हिलने लग गया है तो इमोबिलाइजेशन, मतलब कि आपको उसको पैर को मोबिलाइज, इमोबाइल मतलब कि उसको हिलाना नहीं है, या तो एक पट्टे के साथ बांध दें या अगर कोई भी चीज गत्ता या कुछ है उसके साथ पैर को बांध के सपोर्ट दे दें। सो ये चीज बहुत जरूरी है जो कि मुझे लगता है खेलने वाले लोगों को जानना जरूरी है। नी की जो आर्थराइटिस है वो बहुत ही प्रिवेंटेबल टाइप की चीज़ है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 90% पेशेंट्स को जो घुटनों में आर्थराइटिस है उनका कारण है लॉन्ग टर्म में विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस जिसके कारण चिकनाई खराब हो जाती है और घुटने घिस जाते हैं, वजन का ज्यादा होना जिसके कारण घुटनों पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और घुटने खराब हो जाता है। जिनको दिक्कत हो रही है घुटनों में उनको कुछ एक्टिविटीज को अवॉइड करने की जरूरत है, जैसे स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग,
नीलिंग, लो चेयर एक्टिविटीज, इनको बंद करने की जरूरत है। नीचे जमीनी काम को थोड़ा पालती मार के बैठने को कम करना है अगर आपको दर्द हो रहा है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि वो कंटिन्यू एक्टिविटीज करते रहते हैं नीचे बैठने वाली, जबकि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है ऐसी एक्टिविटीज को अवॉइड करें। एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना फुटवेयर बहुत अच्छा चूज करें। कुशन वाले फुटवेयर होने चाहिए। घर के अंदर भी लोग आमतौर पर घर पे सबसे घटिया सैंडल्स पहनते हैं और बाहर दिखाने के लिए सुंदर पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि घर के अंदर सबसे कुशन वाली सैंडल्स आपको लेनी चाहिए। सबसे महंगी सैंडल घर पे ही रखनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम घर पे कटता है। घर के बाहर भी स्पोर्ट शूज या कुशंस फैशनेबल देखने में सुंदर से ज्यादा अंदर कितना कंफर्ट दे रही है वो ज्यादा जरूरी है।